Good evening, dear students. I'm Moin, and I will be teaching you about social science as well as history, also geography subjects. So, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मिथ्स हैं आर्ट्स के रिगार्डिंग, ह्यूमैनिटीज़ के रिगार्डिंग, उनको भी बस्ट करना ज़रूरी होता है। अभी इसको छोड़ दीजिए। ये सबसे पहले जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं या जिसको ह्यूमैनिटीज अपने 11th एंड लेना है, उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों ले रहे हैं। अक्सर एक कन्वेंशनल विजडम हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज लेता है तो उसको बहुत लुक अपॉन डाउन किया जाता है। आई विल गिव यू माई पर्सनल एग्जांपल कि जब मैंने अपना 10th पास किया था तो उसके बाद में मेरे काफ़ी डिसेंट मार्क्स थे। तो उसके बाद में सब पेरेंट्स को छोड़ के, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा कोई एडुकेटेड नहीं था, जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन सब ने ये कहा था कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तो आपको साइंस लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ तो मेरे स्कूल में था भी नहीं। बट मुझे पता था कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ करना है। उसके मेरे अपने पर्पस थे, आपके सबके अपने अपने पर्पस अलग हो सकते हैं। तो पहला चीज तो ये है कि ये जो मिथ चलता है या जो ये एक नोशन है कि जो सबसे इंटेलिजेंट है, सो कॉल्ड स्मार्ट है, वो साइंस लेगा। उससे नीचे वाला लेवल का जो होगा वो कॉमर्स लेगा, और जो सबसे थर्ड कैटेगरी में आएगा वो आर्ट्स लेगा या ह्यूमैनिटीज लेगा। ये बिल्कुल एकदम कह सकता हूँ बकवास चीज है। इसमें कोई भी रियलिटी आपकी नहीं है। पहला चीज ये है कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, यू मस्ट नो व्हाई यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस नोशन। एंड आल्सो आपको अपने अंदर कभी भी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, मतलब ये लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैंने ये ले लिया तो मुझे लोग कैसे देखेंगे, टीचर्स कैसे देखेंगे, सोसाइटी कैसे देखेगी। कभी नहीं करना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये पता है कि आपने क्यों लिया है, तो आप एनी हाउ यू विल नेविगेट थ्रू दिस जर्नी। पहली चीज समझ आ गया। दूसरा चीज आ गया कि ह्यूमैनिटीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, जो दो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में अलग अलग लेते हैं। एक लैंग्वेज का पेपर होता है और एक आपका फिजिकल एजुकेशन होता है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसके अंदर कुछ और अलग चेंजेस आपके आए हैं। हम आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। जब हम बात पॉलिटिकल साइंस की करेंगे तो उसके अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, स्टेट का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब क्या होता है। ये कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स दिए होते हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। यानी सरकार क्या है, कोई हिंदी में अगर बच्चा पढ़ना चाहे, सरकार क्या होती है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इन सबके अलग अलग पहलू होते हैं। ऑनलाइन क्लास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज कमेंट। ठीक यस है। सर। तो हमें ये समझना है कि इनकी बारीकियां जो हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी बुक्स के अंदर बार बार उन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है। इतना समझ आ गया। हम अपने पॉलिटिकल साइंस में दो बुक्स हैं आपकी। एक पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन वाला, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसके अंदर दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, आप उसके अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, पीस। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। मतलब ये आपको पेन दिख रहा है ना, जब मैं आपको पेन बोलता हूँ, जस्टिस बोला दिखाएगा कि नहीं, दिखा है ना। नेशनलिज्म बोला नहीं दिखता है ना। पीस नहीं दिख सकता, यू कैन जस्ट फील इट, राइट। और आप कुछ ऐसे प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये देख सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इक्वेलिटी है। किस तरह से देखते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं आपके सामने कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, मेल का रिप्रेजेंटेशन कितना है। उसके बेसिस पे आप ये बोलते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरियों में तो मोर और लेस हम ये सब चीजें बात करेंगे। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, जो आपकी बुक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आपको पॉलिटी स्टार्ट करनी है, इससे अच्छी बेसिक बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें करना है। इसमें बेसिकली हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, उसमें कौन कौन से तरीके के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स का मतलब क्या होता है, और दूसरा इससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके ऊपर किस किस चीजों का इन्फ्लुएंस हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दुनिया में किस तरीके का इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, अलग अलग लेवल पे हम सब बातें करते हैं। ठीक है, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में या एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होते हैं, किसी भी चीज को जब आप सोचते हैं या एक्सपेक्ट उसको एनालाइज करते हैं, तो पांच छह एस्पेक्ट्स आप चीजों को देखना शुरू करें। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, कि उसका आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा आपका आता है फैमिली एस्पेक्ट, कि आपकी फैमिली के ऊपर क्या एस्पेक्ट पड़ेगा। तीसरा आता है आपका ग्रुप, कि आपके ग्रुप के ऊपर क्या एस्पेक्ट पड़ेगा। फिर आपकी आती है सोसाइटी, कि सोसाइटी के ऊपर क्या एस्पेक्ट पड़ेगा। फिर आता है आपका नेशन, कि नेशन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेवल। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना ग्राफ बढ़ाते जा रहे हैं। इस एक चीज को आप अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हैं। दूसरा चीज आता है, इसको आपको देखना है वुमेन के पर्सपेक्टिव से, कि उस चीज का वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, गर्ल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो पुअर पीपल है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। समझ आ गया। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट उसका क्या होगा, इसकी इकोनॉमी किस तरीके से हमारी इन्फ्लुएंस होगी। समझ आ गया। इंटरनेशनल लेवल पे वो किस तरीके से आपस में देश के रिलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इन सब चीजों को आप एक 360 डिग्री एंगल से आपको लेके चलना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स अलग चल रही है इकोनॉमिक्स अलग चल रही है, ऐसा नहीं होता। सब चीजें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो आपको हर एक एंगल से उस चीज को देखना पड़ेगा। 360 डिग्री का जब एंगल से आप चीजों को सोचेंगे, तभी आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या है। समझ आ गया। उसके लिए आपको अपनी बेसिक्स बुक्स को तो 110% बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। दूसरा चीज, जो मैं आपको बीच बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बताऊंगा, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स बता सकता हूँ, ये आपको करके लेके आना है। ठीक है, आपको पढ़ना है। अगर आप मेरे से पूछें कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोचते हैं कि इतनी सारी बुक्स पढ़ लेंगे ये सब कर लेंगे, एट दिस लेवल आई वुड जस्ट सजेस्ट ओनली वन थिंग टू यू। अगर आपको अपनी लाइफ में दूसरों से बेहतर बनना है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एस्पेक्ट, बस एक चीज अपने लाइफ में लाइफ का हिस्सा बना लो। लाइफ का हिस्सा कैसे, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, हर एक चीज करते हैं, इसी तरीके से आप अपने न्यूज़पेपर को अपने लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, जिस भी लैंग्वेज को आप अपना कैटर करते हैं, एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। इन दो के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है आपको उसके बारे में पता चलता है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जेंडर, बायोडाइवर्सिटी, आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में उसमें पता, मतलब कंप्लीट पैकेज है इन वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आपको वो जरूर करना है। उससे आप जो प्रैक्टिस, हम फॉर एग्जांपल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस को हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा, आपके सोसाइटी में होगा ना। वो कैसा पता चलेगा, जब आप उसको न्यूज के थ्रू जाएंगे। समझ आ गया। ये सब चीजें हम इसमें करने वाले हैं। तो आपकी जो बेसिक्स बुक होती हैं आप उसको कवर करिए, प्लस न्यूज़पेपर। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भेजा करूंगा, वो आपके लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल है। अगर आप देखना चाहें, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उससे रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। अगर आपका मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर फोर्सफुल नहीं है, इट्स टोटली वॉलेंट्री थिंग। क्लियर हो गया। अब बात आती है, जब हम अपने पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो अलग अलग वर्ड्स हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, लिखनी है मत, ये सब चीजें आपकी डॉक्यूमेंट मैंने पीडीएफ बना के रखा हुआ है, सब मिल जाएगा आपको, बस समझना है यहाँ पे। जब मैं आपको राइट करने के लिए कहूँ तभी आपको लिखना है। पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। जनरली हम ये सब्जेक्ट्स, ऐसा लगता है कि हमें ये चारों के चारों एक जैसे ही हैं, राइट।
इनमें हम कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, बट इनके बीच में एक डिफरेंस होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपका बेस बनेगा, जब आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएंगी। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है? जब हम बात फिलोसफी की करते हैं तो हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वे में काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज आप दिखती नहीं है बट आप उसको महसूस करते हो। जैसा मैंने आपको कहा, वॉच आप देख सकते हो ना, जस्टिस को नहीं देख सकते हो। हैप्पीनेस, आई एम वेरी हैप्पी, बट हैप्पी दिखेगा, हैप्पीनेस नहीं दिखेगी नहीं ना। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जब बात करते हैं, तो जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, हम इस चीज के अंदर ये बात करते हैं कि व्हाट ought टू बी, ought या शुड बी। कोई एक पार्टी एक पर्टिकुलर वे में, कोई एक सरकार एक पर्टिकुलर वे में, कोई एक पॉलिटिकल लीडर एक सर्टेन वे में काम करता है, ठीक है, वो उसका क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लेकिन हम ऐसा सोचते, हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार सरकार को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जब ऐसा करने की बात आती है, वो कहाँ से आ रही है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि रूलर को, सरकार को इस तरह से नहीं इस तरह से काम करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। इसके अंदर जो फिलोसफर्स होते हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, चाणक्य है। चाणक्य ने भी तो अपनी थ्योरी दी थी ना, उसमें यह बताता है कि राजा है या जो रूलर है उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या काम करता है, तब उसको उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। समझ आ गया? ये होता है पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट। दूसरा आता है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें क्या होता है, फिलोसफर ने ये बता दिया कि भाई एक राजा को अपनी जनता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राजा अपनी जनता को मरवा भी सकता है, मारता भी है। कुछ राजा ऐसे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। पहले राजाओं का दौर था तो राजा के बारे में बात होती है, आज किसके बारे में बात होती है, गवर्नमेंट के बारे में बात होती है। तो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को वैसा करना चाहिए। वो आइडिया कहाँ से आ रहा है, पॉलिटिकल फिलोसफी से आ रहा है। समझ आ गया? उसके बाद में आती है पॉलिटिकल थ्योरी। इसी फिलोसफी के बेसिस पे आप पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हो। लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कि सरकार को सब कुछ अपने अंडर में रखना चाहिए, नहीं सरकार को कुछ भी अपने अंडर में नहीं रखना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए, नहीं सरकार को सब कुछ प्राइवेट नहीं करना चाहिए, कुछ अपने पास रखना चाहिए, कुछ दे देना चाहिए। ये सब इसके अंदर आता है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है। समझ आ गया? पॉलिटिकल साइंस में आप उस चीजों को जज करते हो, आप अब ये डिसाइड करते हो कि वेदर द वर्क इज गोइंग इज गुड और बैड। आप ये देखते हैं कि जो ये काम कर रहा है वो सही है या नहीं है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, अगर गलत है तो क्या क्या होना चाहिए, और अगर सही है तो क्या और सही उसमें होना चाहिए। ये सब किस में आता है, पॉलिटिकल साइंस में आता है। और पॉलिटिक्स होता है एकदम प्योर पॉलिटिक्स, यानी इसके अंदर जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हो, अभी हमारे देश में इलेक्शन हुए ना, वो क्या था, पॉलिटिक्स था। पॉलिटिक्स होता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जब आप सामने रखते हो। हम अक्सर घर में भी बोल देते थे ना कि मान लीजिए घर के अंदर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, और पेरेंट्स ने दो बच्चों के लिए काम किया, एक बच्चे के लिए काम नहीं किया। तो दो बच्चे जो है माँ बाप का पूरा एकदम ख्याल रखते हैं, या फिर एक टीचर जो होता है क्लास के अंदर, इस तरह लीजिए कि 40 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर एक बच्चे के ऊपर ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, तो उस एक बच्चे का ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैम क्या कर रही है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दे रही है। या उस बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुम सर के मैडम के आसपास ज्यादा घूमते रहते हो। तो वो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, आप उसके अपने अंदर पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करते हो, सर्व करते हो। कहावत होती है ना, साम दाम दंड भेद, आपको अपना काम करना है। तो ये पॉलिटिक्स का काम होता है कि वो पावर को कैप्चर करता है। जब पावर को वो कैप्चर करता है, उसके थ्रू वो जनता के ऊपर रूल करता है। अभी इलेक्शन हुए हैं ना, वो क्या है, पॉलिटिक्स का मेन पार्ट है। अब इसके ऊपर सवाल हो सकता है कि रूलर को किस तरह की स्पीच देनी चाहिए, क्या उसको कुछ हेटफुल मैसेज देना है, या उसको सबको साथ में लेके चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इलेक्शन लड़ना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो किसका पार्ट है, पॉलिटिकल फिलोसफी का। लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या होती है वो आप इसके अंदर देखते हो। इतना समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन क्लियर है? यस ऑनलाइन सर। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लीज टेल मी, ये सब चीजें समझ आई? यस, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे आ जाइए।
मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। पॉलिटिकल फिलोसफी ब्रांच और फिलोसफी दैट इज कंसर्न एट द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल विद द कंसेप्शन आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्वड इन पॉलिटिकल ओपिनियन। समझ आ गया? एज ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना, ये हमारे नॉर्म्स हैं, हमारा कल्चर ऐसे है, हमारी सभ्यता ऐसे है, वो किस में आती है? नॉर्म्स में आती है। जब आप नॉर्म्स की बात करते हो तो उसको नॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, नॉर्म्स यहां से ही नॉर्म्स निकला है, नॉर्मेटिव से क्या निकला है? नॉर्म्स। नॉर्मेटिव फिलोसफी इट इज दस कंसर्न विद व्हाट ought टू बी एंड हाउ दिस पर्पस कैन बी प्रोमोटेड रेदर देन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स हो गया आपके सामने कि भाई एक राजा ने इस तरह से, या एक जनता ने, एक सरकार ने ये काम किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट ऑन वेरियस बेसिस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। अब ये दो अलग अलग चीजें हो गई। हकीकत में क्या होता है? वो ये होता है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि भाई क्या क्या होना चाहिए, ये किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद में आती है पॉलिटिकल साइंस, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ गवर्नमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंपिरिकल एंड जनरली साइंटिफिक मेथड्स। इंपिरिकल का मतलब क्या होता है? कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं। सरकार ने इतने लोगों को राशन दिया, सरकार ने इतने लोगों के लिए घर बनाए, सरकार ने इतने लोगों को फांसी दी, कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, जुडिशरी देती है, सरकार ने इतने लोगों का एनकाउंटर करा, हमारी जस्टिस सिस्टम इस तरीके से काम करता है, सरकार ने पर्टिकुलर जगह पे बुलडोजर चला दिया, सरकार ने पर्टिकुलर जगह पे रिवार्ड किया, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, वो क्या है आपका? आपका सिस्टमेटिकली आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि आप किस तरीके से काम करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, अभी हमारे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ है ना, तो एनालाइज किसने किया? जनता ने किया। चूज किसने किया? जनता ने किया, उसके बेसिस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस एग्जामाइन द स्टेट एंड इट्स ऑर्गन एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये स्टेट क्या होता है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इस इंस्टीट्यूशंस का मतलब, इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है स्टेट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन। जैसे इलेक्शन कमीशन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। पुलिस क्या है? अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद में आता है, इसकी ही दूसरी डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एट द लोकल, स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। समझ आ गया? आपका एक जो मेंबर होता है, पार्षद मेंबर होता है, आपका जो चेयरमैन होता है, आपका जो एमएलए होता है, आपका जो एमपी होता है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और इंटरनेशनल लेवल पर आ जाओ, इन सब चीजों पर क्या करते हो आप? देखते हो कि प्रैक्टिस में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्लियर हो गया? अब आती है पॉलिटिक्स, एक्टिविटीज दैट इन्फ्लुएंस द एक्शंस एंड द पॉलिसीज ऑफ ए गवर्नमेंट और गेटिंग पावर इन ए गवर्नमेंट। आप, जब मैं भाषण देता हूं, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं एक भाषण दे रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं? जनता को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूं। किस चीज के लिए? ताकि वो मुझे वोट दे, उससे मुझे क्या मिलेगा? पावर। पावर से क्या आएगा? मैं गवर्नमेंट में आ जाऊंगा। ये क्या होती है? पॉलिटिक्स। अब आती है बात नेशन की। हम अक्सर सुनते हैं कि नेशन, नेशनलिज्म, ये सब चीजें सुनते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कल या परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हम सब देख रहे थे ना, हम जीत गए, हम बहुत खुश थे। वाई? सॉरी, बताइए। हम जब भी कोई मैच देखते हैं या भी इंडिया कहीं भी जीतती है, G20 का हमने इनॉर्गेशन, हमने पूरा का पूरा उसको इवेंट किया, या फिर हमारे यहाँ पे कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है, मणिपुर में जो चल रहा है उसके ऊपर हमें दुख होता है, या कहीं पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, तो उससे हमें दुख होता है, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो। बट ऐसा क्यों होता है? हम खुश क्यों हो रहे हैं और सैड क्यों हो रहे हैं? अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश के अंदर चल रहा है, बट आइदर वी सैड आइदर वी हैप्पी, है ना? वाई? We love our nation, but what is nation? Feeling of nationalism, fraternity, and brotherhood among citizens, right? But my point is, what is nationalism? Sir, can I say? Sir, sir, can you एक hear होता me? है नेशन, एक होता है नेशनलिज्म। एक होता है स्टेट, एक होता है गवर्नमेंट। आर फोर these things same or they have a difference opinion, they have the different thing? डिफरेंट है।
नेशन और नेशनलिज्म में क्या फर्क होता है? और स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। व्हाट इज स्टेट? सर मेरी आवाज आ रही है? डिफरेंट होता है, ओके। स्टेट क्या होता है? पार्ट ऑफ द नेशन। और गवर्नमेंट क्या होता है? अक्सर हम इन सब चीजों को एक ही मानते हैं ना, कि एक ही होंगे, इनमें फर्क ही क्या होगा, कभी इसको बोल दिया, कभी उसको बोल दिया, कभी उसको बोल दिया। बट दे हैव द डिफरेंस ओपिनियन, दे हैव द डिफरेंट थिंग इन देयर ओन थिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशन की। नेशन क्या होता है? हमारे देश के अंदर, अगर आप, मैं आपसे कहूं, हर 10 किलोमीटर के बाद, और ये हकीकत है, आपका खाना पीना, आपकी लैंग्वेज, आपका पहनना, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है, बट वी स्टिल कॉल्ड वन सेल्फ दैट इज वी आर द इंडियंस, राइट? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी कुछ भी होता है, अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, बुरा होता है तो हमें दुख होता है। इंडियन टीम हारती है जीतती है, उससे हमारे पे दुख होता है, ठीक है? ये होता क्यों है? हो सकता है आप कभी भी विराट कोहली से ना मिले, हो सकता है आप कश्मीर में किसी लोगों से ना मिले, हो सकता है कश्मीर, कन्याकुमारी के आप किसी लोगों को जानते भी ना हो, बट वहां पे कुछ भी अच्छा होता है बुरा होता है, उससे आपको इफेक्ट होता है। यू हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद देम, बिकॉज यू आर एन इमेजिन कम्युनिटी। हम सब ने ये मान लिया है कि हिंदुस्तान के इस नक्शे के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो इंडियंस हैं। हम कभी उनसे मिले या ना मिले, लेकिन हमने आपको इमेजिन करके रखा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल होता है, कुछ फिलोसफर्स हैं या कुछ जो राइटर्स हैं वो बोलते हैं कि ये नेचुरल है। ये इमेजिन, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, बल्कि हमारा जो लोगों के साथ में आपस का जो रिश्ता है, वो जो भारतीयता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनग्रेंड है। समझ आ गया? लेकिन जो इमेजिन कम्युनिटी वाले लोग हैं, या जो इमेजिन कम्युनिटी का आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि नेशनलिज्म को भी ना इनकलकेट किया जाता है आपके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आया, हमने अपने यहाँ वैक्सीन लगवा ली, इंजेक्शन लगा तो हम उससे बूस्टर मिल गया हमको। इसी तरीके से नेशनलिज्म का आपको धीरे धीरे वैक्सीन मिलता है। कैसे मिलता है? जब आप सुबह में स्कूल जाते हैं, आपको नेशनलिज्म, राष्ट्रगान, आपके सामने कुछ नेशन के सिंबल होते हैं, आपकी आर्मी है, आपका राष्ट्रीय ध्वज है, आपका नेशनल एंथम है, आपका नेशनल फ्लैग है। ये सब चीजें क्या है? आपकी नेशन की आइडेंटिटी होती है। इसके थ्रू आप अपने आप को क्या करते हैं कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा देश है, ये मेरा सब कुछ है। समझ आ गया? और अगर कोई इस देश के लिए अपनी जान देता है तो उसके लिए कितना ज्यादा हम ग्लोरीफाई कर देते हैं। समझ आ गया? तो ये क्या है? नेशन क्या है? एक नेशनलिज्म, एक इमेज कम्युनिटी है। इतना क्लियर हो गया? अब इसी से मिल के आता है नेशनलिज्म। याद रखिएगा, आने वाले टाइम में इसकी बहुत बात होगी। जब भी किसी भी चीज के साथ में एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके साथ में जब ये आई इज्म लग जाए ना, जब भी किसी चीज के साथ में इज्म लग जाए, वो कन्वर्ट हो जाता है एक आइडियोलॉजी के अंदर। कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म। समझ आ गया? फेमिनिस्ट एक है, कैपिटलिस्ट एक है, लेकिन जब कैपिटलिज्म की बात करते हैं, कोलोनियलिज्म की बात करते हैं, तब वो क्या हो जाता है? एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। और आइडियोलॉजी क्या होती है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विचारधारा। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक पर्टिकुलर नोशन के लिए काम करते हैं, उसको अचीव करने के लिए। समझ आ गया? और जो नेशनलिज्म का मतलब क्या होगा? अपने देश के लिए लड़के मर के अपने देश को जिंदा रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरहद पे ही दुश्मन को मारना है। इसका मतलब ये भी है कि इस देश के अंदर जितने लोग हैं, उनके बीच में आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, इक्वलिटी की बात करें, वहां पे जस्टिस की बात हो। अगर वहां पे हिंसा होगी आपस में, तो वो नेशन कमजोर रहेगा। अगर वहां पे गरीबी रहेगी तो वो नेशन कमजोर रहेगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। मजबूत कब होगा? जब वहां पे अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी, पोवर्टी नहीं होगी, इक्वलिटी होगी लोगों के बीच में। तो आप एक अच्छे एजुकेशन, आप अपने आप को क्या करते हो? एक गुड नेशनलिज्म बनाते हो, एक अच्छा राष्ट्र बनाते हो आप। समझ आ गया? तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद
जब हम नेशन की बात करते हैं, अपने नेशन को सबसे आगे रखते हैं, तब हम राष्ट्रवाद हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब बात आती है स्टेट की। स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी। मैं अलग से लिखा देता हूं आपको। स्टेट, स्टेट इज परमानेंट। स्टेट हैज फोर कंपोनेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। ऑनलाइन क्लास? नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। यस, आई कैन रीड योर मैसेज। लिख लिया? इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया समझ आ गया? स्टेट, अब स्टेट का मतलब क्या होता है? अक्सर हम सोचते हैं स्टेट और गवर्नमेंट एक ही है। हम स्टेट को अक्सर हमारे यहाँ पे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है उसके साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, है ना? उसके साथ कंफ्यूज करते हैं। बट ये वो स्टेट नहीं है। स्टेट इज परमानेंट और गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूँ। हिंदुस्तान का जो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, वो 50 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। लेकिन सरकार पहले किसकी थी और सरकार आज किसकी है, सरकार कल को किसकी होगी, इससे फर्क पड़ता है? हमारा जो 1947 में मैप था, उसमें आज भी वही सब चीजें हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन सरकार पहले कांग्रेस की थी, आज किसकी बन रही है, बीजेपी, कल को किसी और की बन सकती है। तो स्टेट जो है वो परमानेंट है, गवर्नमेंट क्या है, टेम्परेरी है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के लिए है। मोबाइल में आपका सिम होता है ना, आपको वो क्या देता है, सर्विस दे रहा है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी बस इसी तरीके से है। गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करती है। किसके बिहाफ पे? स्टेट के बिहाफ पे। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब इस स्टेट के चार कंपोनेंट होते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्टेट, अगर ये चार कंपोनेंट आपके नहीं होंगे तो आपको स्टेट कहलाने का कोई हक नहीं होगा, आपको दूसरे लोग स्टेट नहीं मानेंगे। आज की डेफिनेशन बोले, यानी एक देश जो होता है उसको आप देश नहीं मानेंगे जब तक वहां पे चार चीजें ना हो। सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए भाई, एक जो डिफाइंड टेरिटरी हो ना, डिफाइंड। अगर कहीं पे कंट्रोवर्शियल, जैसा इसराइल और गाज, इसराइल और फलस्तीन, वहां पे क्या है मामला, फलस्तीन अपना आपको बोलता है कि हम अपना एक नया देश चाहते हैं, और इसराइल बोलता है कि हम आपको नहीं बनाने देंगे। तो उसकी बाउंड्री क्या है, डिफाइंड नहीं है। वहां पे पॉपुलेशन होनी चाहिए भाई, अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो देश किस बात का होगा, देश से ही देश, पॉपुलेशन देश बनेगा। गवर्नमेंट होगी जो सारा का सारा डे टू डे बिजनेस आपका चलाएगी। सोवरेनिटी होगी। अब ये सोवरेनिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवरेनिटी होती है बेसिकली
एब्सोलूट एंड सुप्रीम पावर, राइट इट डाउन। सोवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोलूट एंड सुप्रीम पावर। नेशन समझ आ गया, स्टेट समझ आ गया, गवर्नमेंट समझ आ गया, ये तीनों एस्पेक्ट समझ आ गए। अब बचाती है सोवरेनिटी। मैं अपने देश के अंदर क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, गवर्नमेंट इज फ्री टू डू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। समझ आ गया। इसको आप बोलते हो इंटरनल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी दो तरीके की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी। हमारे देश के अंदर इलेक्शन हुए, कोई पर्टिकुलर कंट्री का हमारे यहाँ पे आके ये तो नहीं इंटरफेरेंस कर रहा था कि भाई आप इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो, इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो, नहीं कर सकता है ना। वो आपकी इंटरनल सोवरेनिटी है। सरकार एक देश की पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्या डिसीजन नहीं लेती है, किस तरह की पॉलिसीज बनाती है, किस तरह के लॉज बनाती है, इसके ऊपर कोई बाहर का हमारे देश के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। अगर इंटरफेरेंस करेगा तो हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन होगा। समझ आ गया। यानी एक तरीके से वी आर द वन, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। खुदा भगवान आपको जो मानना है इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। जिस तरह राजा होता था, राजा ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा ना, इसी तरीके से आपकी सरकार ने एक बिल लेके आ गई, पार्लियामेंट से पास हो गया, उसको कोई भी ताकत अब नहीं बनने से रोक सकती है। समझ आ गया। दूसरा, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अभी हमने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। हमने रशिया से तेल लगातार खरीद रहे हैं। कुछ कंट्रीज बाहर की ऐसी हैं जो ये बोल रही थी कि भाई आप रशिया से तू तेल क्यों खरीद रहे हो। अगर हम अपना तेल खरीदना उनसे बंद कर देते तो ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है। लेकिन हम किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में किस तरीके का रिलेशन रखेंगे ये हमारी मर्जी है। भाई आप अपने दोस्त बनाते हो ना अपनी इच्छा से बनाते हो ना, मैं तो नहीं बोल रहा कि नहीं तुम्हें एक्स वाई के साथ में दोस्ती करनी, इसके साथ में दुश्मनी करनी, नहीं। ये आपका अपना राइट है। आप किसके साथ में दोस्ती रखते हो, किसके साथ में दुश्मनी रखते हो, किसके साथ में बात करनी, किसके साथ में बात नहीं करनी है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। समझ आ गया, क्लियर हो गया। देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर भारत का कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है यानी आप पूरी तरीके से आजाद नहीं है। आपके देश के बाहर इंटरनेशनल रिलेशन किसी और कंट्री के साथ में किस तरह के होंगे, वो कोई और पर्टिकुलर कंट्री डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि आपकी सरकार डिसाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इज दैट क्लियर। अब जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे, हमारे पास क्या नहीं था, टेरिटरी थी, पॉपुलेशन भी थी, गवर्नमेंट भी थी, बस ये नहीं था, है ना। इसी चीज के लिए हमने क्या किया, अपना नेशनल मूवमेंट चलाया। इज दैट क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब आ जाइए आपका nation. A nation is a large type of social organization where a collective identity, a national identity, has emerged from a combination of shared future across a population such as language, history, ethnicity, territory, culture. एक देश के अंदर अलग अलग आपका इतिहास है, हमारा इतिहास नहीं होगा तो हम एक देश नहीं बना पाएंगे। हमारा एक देश है पूरा का पूरा, 5,000 साल से हमारी सिविलाइजेशन चलती हुई आ रही है ना। हम बोलते हैं 5,000 साल से हमारा चल रहा है। अलग अलग पॉपुलेशन है, कहीं पे हिंदू हैं, कहीं पे मुस्लिम है, कहीं पे सिख हैं, कहीं पे आदिवासी हैं। अलग अलग पॉपुलेशन है। लैंग्वेज अलग अलग है। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है 22। हिंदुस्तान के अंदर 6,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेज है, बट स्टिल वी आर द वन। हिस्ट्री है हमारी, इथनिसिटी है। कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर। हम्म, बताइए, व्हाट इज कल्चर। सिंपल लैंग्वेज बोल दूं, वे ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठते हैं
यू विश टू योर पेरेंट्स, ये आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, आपकी दादी होगी, आपकी बुआ होंगी, अलग अलग आपके फैमिली के अंदर लोग होंगे, राइट। जब अपने आप पेरेंट्स से सुबह ही सुबह विश करते हैं, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल्सो ए कल्चरल पार्ट। आप मान लो सुबह आपको बोल दिया आपके पेरेंट्स ने कि बेटा 7 बजे उठना है, और आप 10 बजे तक सो रहे हैं, तो उठाने कोई नहीं आएगा, चप्पल आएगी, है ना। लेकिन वेस्ट में अगर आपकी चप्पल आ गई तो बेटा, हेलो प्लीज, प्लीज अरेस्ट माय पेरेंट्स। कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। आपके पेरेंट्स अपने आप में एक एडल्ट फीमेल भी है और एक एडल्ट मेल भी है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अंदर ये रहता है अक्सर कि जो मेल मेंबर होगा वो बाहर के सारे काम करेगा, फीमेल मेंबर जो होगी वो घर के काम करेंगे, ठीक है। घर से बाहर से फीमेल आएगा तो आप उसको एकदम खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ये हमारा एक नोशन रहता है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा कल्चर आपका नहीं मिलता, वहां पे दोनों अन करते हैं। अगर आपने बोला कि घर से बोला भगवान जरा एक पानी का गिलास लेके आ जाओ, तो वहां तो पता नहीं क्या आ जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है, ये कैसा होता है, कल्चरल पार्ट। आपने सुबह में गुड मॉर्निंग बोली, राम राम बोला, जय जगन्नाथ बोला, अस्सलाम वालेकुम बोला, वाहेगुरु बोला, ये सारे के सारे आपके अलग अलग कल्चर के एस्पेक्ट्स आते हैं। समझ आ गया। फिर आप खाना क्या खाते हो, दिस इज ऑल्सो ए कल्चरल फैक्ट। कोई सुबह ही सुबह कोई सुबह चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई मटन खाता है, कोई चावल खाता है ना। ये क्या है, कल्चरल का पार्ट। आप किस तरह की ड्रेसेस पहनते हो, कोई हिजाब पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई धोती पहनता है ना, ये सब क्या है, कल्चरल का पार्ट। फिर आप किस पर्टिकुलर रिलीजन के प्रैक्टिस करने आते हैं सुबह ही सुबह, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, क्या है, कल्चरल का पार्ट। समझ आ गया। इतनी सारी आइडेंटिटीज आपकी मौजूद हैं इस पर्टिकुलर नेशन के अंदर। क्लियर हो गया। इसी को आप जब कल्चर बनाते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जब भी तो बोला जाता है हिंदुस्तान इज अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्लियर हो गया। इन सबको मिला के आपने क्या बनाया, एक देश बनाया है। नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी, ये आर्गुमेंट समझ आ गया। स्टेट इज परमानेंट, क्लियर है। स्टेट इज 4 कंपोनेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। स्टेट परमानेंट क्यों है, गवर्नमेंट टेम्परेरी क्यों है, ये समझ आ गया। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन देश हमेशा से बना रहेगा। समझ आ गया। अब गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट द पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच ए कंट्री और कम्युनिटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड। गवर्नमेंट क्या है, एक सिस्टम ऐसा है जिसके थ्रू आपकी कंट्री या कम्युनिटी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेट होती है और रेगुलेट होती है। सोवरेनिटी सुप्रीम पावर एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नो बडी कैन क्वेश्चन इट, ठीक है। सोवरेनिटी हैज 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोवरेनिटी बता दिया, देश के इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर सरकार जो चाहे वो कर सकती है, इसको कोई भी बाहर से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। देश के किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में किस तरह के रिलेशन होंगे, इसको कोई बाहर वाला डिक्टेट हमें नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इतना समझ आ गया। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अलग अलग पॉइंट्स थे, अलग अलग चीजें थी। उसके बारे में हम बात करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते क्यों है, पहले तो किंग हुआ करता था, पहले हम जंगल में भी रहा करते थे, किंग भी आया, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हाउ इट इवॉल्व, इसकी जर्नी समझनी पड़ेगी हमें। ऐसा तो नहीं कि भाई एक दिन हम जंगल में थे, मतलब हमें पता है कि हम जंगल में से निकले हैं, हम इवोल्व होते होते यहाँ आए, ऐसा तो नहीं कल जंगल में थे आज यहाँ पे आ गए और हम सिविलाइज्ड हो गए, नहीं ऐसा नहीं है ना। एक जर्नी ही करी, उस जर्नी को हमें समझना जरूरी है कि वो किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। अब बात आती है कि आपकी जब कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये चैप्टर का नाम है, अभी इसके ऊपर मत जाइए। अभी पहले ये समझिए कि हमें करना क्या है।
हाउ इट इवॉल्व्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे आया है? सबसे पहले आइडिया आया होगा ना। हमें एक आइडिया आया कि भाई हमें एक दिन चांद पे जाना है, तो हमने काम करना शुरू कर दिया। हमें ये आइडिया है कि भाई हमें एक दिन ये करना है, तो हमने काम करना शुरू कर दिया। अब ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? सबसे पहले आपका आइडिया आता है, उसका डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल, ये पानी का बोतल है, लेकिन वाटर बोतल का आपको एक आइडिया है। इस पानी का बोतल का साइज और जो आपका डिजाइन है वो डिफरेंट हो सकता है। वॉच है, आपको वॉच का आइडिया है, उसका आइडिया है, आपको पता है, लेकिन वॉच का आइडिया जो है, उसका डिजाइन जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से हाउ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड। एनी आइडिया? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अलग अलग रहा करते थे। उससे पहले जब हम जाएंगे तो मुगल का काम टाइम था। मुगल से पहले जाएंगे तो एंशियंट था, आपका महाजनपदास थे, अशोकन एम्पायर था, विजयवाड़ा एम्पायर था। ये सब अलग अलग थे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आ रहा है? पहले किंग हुआ करता था, जनता के पास में कोई राइट्स नहीं थे। बाहुबली पिक्चर देखी है? नहीं देखी? बाहुबली में ये है कि राजा कौन बनेगा, लेकिन जनता ही चुन के भेजेगी अपने वो प्रतिनिधित्व को। ये आइडिया कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है और कब आया है और क्यों आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक ये भी पता चलेगा कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो किस तरीके से इवोल्व हुआ है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम स्टार्टिंग से बात करें। स्टार्टिंग से करना है कि यहीं से करना है? आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ पे थे? साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, या जो ह्यूमंस के सिंबल्स हैं, या जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, अंश हैं, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? आर्कियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री। सबसे पहले ह्यूमन का जो सिंबल है वो कहाँ पे आया? मानव प्रजाति का जो उदय हुआ है, वो कहाँ पे है? किस ह्यूमन, किस दुनिया के किस पार्ट से निकल के आ रहा है? साइंस ये बोलता है कि सबसे पहले लोग अफ्रीका के अंदर आए, और अफ्रीका से अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो गए? डिवाइड हो गए, है ना। ये डिवाइड हुआ है तो कहीं ना कुछ रीजन हुआ होगा ना। अब जब सबसे पहले अफ्रीका में रह रहे हैं, मान लीजिए ये सब अलग अलग जगह पे निकल गए, कहीं पे वार हुआ। आज भी हमारा क्या होता है? माइग्रेशन होता है ना। हम पढ़ाई के लिए माइग्रेशन करते हैं, हम जॉब के लिए माइग्रेशन करते हैं, शादी हो जाती है तो लड़की का माइग्रेशन हो जाता है, हम किसी अच्छी जगह बाहर जाने के लिए माइग्रेशन करते हैं। लड़ाई हो गई, हम माइग्रेशन कर लिया। बाढ़ आ गई, पूरा अब इनहेबिटेबल है, हमने तब माइग्रेशन कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, धरती कुछ और बन गया यहाँ पे, तब हमने माइग्रेशन कर लिया। पानी का सोर्स खत्म हो गया, तब हमने माइग्रेशन कर लिया। तो माइग्रेशन क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। जब से दुनिया बनी है तब से माइग्रेशन हो रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक माइग्रेशन होता रहेगा। कितना क्लियर है? ये एक चीज फैक्ट है। आप इसको नेचुरल बाउंड्रीज के थ्रू रोक नहीं सकते हैं। अभी एक शाहरुख खान की मूवी आई थी ना, क्या नाम था उसका, डंकी। मूवी देखी थी? उसमें भी क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है ना। तो आपने बॉर्डर की कंट्रीज को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? इलीगल घुस रहे हैं। बट दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। क्लियर? उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। वहां पे जॉब नहीं है, वहां पे क्राइम ज्यादा है, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नंबर ऑफ रीजंस, दैट्स व्हाई यू आर माइग्रेटिंग। तो उसमें नहीं जाते, वहां पे क्यों माइग्रेट किए? बट वो माइग्रेट कर गए। सबसे पहले लोग अपने आप में ग्रुप में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, लोग पहले क्या करते थे? हंटिंग करते थे। हंटिंग से अपना क्या करते थे भाई? जानवर है उसको मारा, खा लिया। यही होता था ना। जंगल में रहते थे, हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, हमारे पास आइडिया ऑफ फैमिली भी नहीं था, कुछ नहीं था ना। सब एक साथ में रहना है, कौन किसका बच्चा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, मल्टीपल वाइफ्स हैं, कि उनका बच्चा कौन है ये भी आप आज हमारे पास डीएनए से मैच कर लेते हैं ना। उस टाइम पे तो नहीं है टेक्नोलॉजी। अब आप ग्रुप में रहते हैं, कुछ टाइम के बाद में लोगों ने, स्पेशली फीमेल ने, ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि धरती से कुछ चीज निकल के आ रही है। उनको ये समझ में आया कि
एग्रीकल्चर पॉसिबल है, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। समझ आ गया? अब ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है ह्यूमन हिस्ट्री में, ये समझ लीजिए। पहले हम कहाँ पे हैं? हंटिंग में है। हंटिंग से हम कहाँ पे चले गए? एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट है ना, पूरा का पूरा जंगल है ना, अब हम इसको क्लियर कर लिया भाई। एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अगर आप कभी भी देखेंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है लोग उसके आसपास ही रहते हैं, पानी देना होता है, कुछ दिक्कत ना हो, राइट? तो लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, ये भी क्लियर कर लिया एरिया को, है ना। पहली बार यहाँ पे ऐसा होना शुरू हुआ कि लोगों को एक आइडिया ऑफ फैमिली आया। पहले तो जंगल में ही रहते थे ना, अब ये हुआ वन फीमेल वन मेल, दे विल बी कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देयर प्रोजेनी विल बी कॉल्ड देयर चिल्ड्रन। तो क्या हो गया? वन फैमिली। अब इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग फैमिली हो गई, हो गई। अब इन तीनों की फैमिली हो गई तो यहाँ से एक दूसरा आइडिया क्या आ गया? आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ हंकी डोरी चलता रहेगा, इनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट भी होगा। उस चीज को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉलिटी। पॉलिटी वाला क्या करेगा? क्राइम जो करेगा उसको आपको क्या देनी है? सजा देनी है। समझ आ गया? एक एग्रीकल्चर की वजह से आपको आइडिया आ गया फैमिली का, सोसाइटी का, पॉलिटी का। इतना क्लियर है? अब उसके बाद में जब आपका पॉलिटी का आइडिया आ गया, मेन सारा खेल यहीं पे है। पावर किसके पास में है? जो उसने डिसाइड करा वो होगा। सब ग्रुप लोगों ने मान लिया कि भाई ये हमारा मुखिया है। आज की लैंग्वेज में अगर हम बोले, अगर कुछ भी बात होगी हम इसके पास जाएंगे, ये हमको जस्टिस दिलाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो मान लीजिए पहले लोगों ने बोल दिया कि भाई आप रूल करते रहिए, तो इसी तरीके से अलग अलग सोसाइटी हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आदमी को ए है, उसको ये लगा यार छोटा सा एरिया है, ऐसा करता हूँ बराबर वाले को अपने अंदर मिला लेता हूँ। पॉसिबल है ना, ह्यूमन नेचर है, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो अपनी पावर को खोना नहीं चाहता ना। हर 5 साल में सोचता है हम फिर से पावर में आ जाएं। तो ये क्या चाहेगा? हम अपने राज्य को क्या कर लें, और बड़ा कर लें। वार होगा, इसने अपने अंदर इसको मिला लिया। पॉसिबल है ना। इसी तरीके से करते करते एक बड़ा किंगडम बन गया, है ना। पहले आपने लोगों ने चुना, अब आगे यहाँ पे किंगडम, यानी किंग। अभी तो हम वोट दे के अपना काम कर लेते हैं, पहले राजा भी था। और राजा की बात क्यों माने? राजा के पास में पावर है वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई और सिपाही सैनिक का जो होता है, जो जनरल होता है, उसको मार के वो खुद भी बन सकता है, ऐसा हुआ भी है ना। बट वाई जनरली पीपल फॉलो किंग? पावर। लेकिन उसने ये बोला कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड हैज सेंट मी टू रूल ओवर यू। समझ आ गया? अब लोग, रिलीजन के सामने तो भैया कुछ नहीं बोल पाएगा कोई। समझ आ गया इतना? इतना मामला क्लियर है? अब 17th 18th सेंचुरी की बात है, ये सब यूरोप के अंदर चल रहा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अब देखा हम जंगल से कहाँ पे आ गए, यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ। अब उसके बाद में एक आदमी है, बोला, ये बोलता, बोला भाई एक बात बताओ। बोला जी बताइए। तुम राजा हो मान लिया, तुम गॉड के मैसेंजर हो मान लिया, तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? तुम इतने खूबसूरत हो, जो हम भी तो गॉड के बनाए हुए हैं ना, तो हम भी रूल कर सकते हैं तुम्हारे बिहाफ पे, तुम क्यों बात करोगे? तब आइडिया आया इक्वेलिटी का। समझ आया? तब आया आइडिया फ्रीडम का। और तभी आइडिया आया, आइडिया ऑफ वोट। समझ आ रहा है? और तभी आइडिया आया, आइडिया ऑफ, समझ आ रहा है? अब राजा बोला, बोला ऐसा है, राजा अपनी पावर आसानी से तो देगा नहीं। तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ, भाई ऐसा है या तो निकल ले चुपचाप, या फिर हम तुझे खत्म कर देंगे। फ्रांस में ऐसा हुआ कि उसका धड़ अलग कर दिया। इंग्लैंड वाले ने बोला जैसा आप चाहो गुरु जी ऐसा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड में ऐसा हो गया काम। लेकिन ये सब चीजें अब आनी शुरू हो गई। समझ आ गया? जब हम गुलाम थे हम क्या मांग रहे थे? यही मांग रहे थे ना,
यही मांग रहे थे ना, हम यही मांग रहे थे ना, हम यही मांग रहे थे ना, यही आ रहा ना। तो ये आइडिया लगातार ट्रेवल कर रहा है, आज भी ट्रेवल कर रहा है ना। ये आइडिया कंप्लीट तो नहीं हुआ। आज भी इक्वलिटी नहीं है, किसी के पास फ्रीडम नहीं है, किसी के पास वोट नहीं है, किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अब किंग आया, अब किंग से इन सबको अगर मैं मिला दूं, इन सबको निचोड़ क्या निकलेगा? हो गया? क्लियर हो रहा है? इसके बेसिस पे पहले किंग था तो किंग था, अब इसके साथ साथ में एक चीज और आई, वो आया नेशन और स्टेट। पहले किंग जो था वो कहीं भी हमला करके अपने अंदर मिला लिया करता था, अब क्या हो गए, कंट्री हो गई, पर्टिकुलर बाउंड्री है भाई, वो तुम्हारा तुम हमारा, जीने दो सुखी से, हम भी जिए देंगे खुशी के साथ। लेकिन ये आइडिया अभी क्या हो रहा है, वायलेट हुआ, क्योंकि रशिया ने क्या करा, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो वो उसकी बस क्या हुआ, सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो जंगल से चलते चलते आज हम यहाँ पे आ चुके हैं। और इससे ऊपर भी एक है, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है? वहां पे एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री जो है डजन मैटर, जो इस कंट्री ने जो यहाँ पे लॉ पास हो गया वो यहाँ पे लगेगा। ऐसी 27 कंट्रीज हैं यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बना रहे हैं। समझ आ रहा है? कभी हो सकता है नोबडी नोज कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही सरकार हो। आइडिया क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो जंगल से चले, हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर आया, फैमिली आई, सोसाइटी आई, पॉलिटी आई, फिर छोटा छोटे आए, फिर बड़े बड़े किंग आए, फिर किंग ने बोला कि हम राजा हैं, भगवान ने भेजा है, तुम बोले तुम निकलो, हम अपना आप चलाएंगे, हम अपना आप करेंगे। फिर डेमोक्रेसी आया, अब क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास काबिलियत होगी वो रूल करेगा। क्लियर हो गया इतना? समझ आ गया? अब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा आया वो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अब बात आती है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अब हमारे यहाँ पे भी स्ट्रगल हो रहा है ना। आइडिया ऑफ फ्रीडम इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकती। अक्सर क्या होता है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं इतना। ये बहुत कॉमन ह्यूमन नेचर है। जैसे प्रेशर पड़ता है ना, अब या तो रोना शुरू कर दो या फिर हिम्मत से उसको ले लोगे अपने पास। इसी तरीके से हमें हिम्मत दिखानी थी, किसके लिए? अपनी आजादी के लिए। हमें क्या करना था, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, अपने लिए फ्रीडम लेके आनी थी, हमारे देश के अंदर इक्वलिटी लेके आनी थी। इन सब चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको भगाना है यहाँ से, अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। ये आइडिया क्लियर है? तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं। जैसे आपका है पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल, ऐसा है ना हमारे यहाँ पे। हमारे 22 पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स 395 ओरिजिनल थे, अभी 400 समथिंग है ना। शेड्यूल पहले 8 थे, अब 12 हो गए, है ना। लेकिन पार्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप। पार्ट्स लाइक चैप्टर्स। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 22। उन चैप्टर्स के अंदर क्या है, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल कितने हैं, ओरिजिनल 395 थे, 400 समथिंग है, 413 है, ये पता नहीं एग्जैक्टली याद रहे। उन आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन किस में है, शेड्यूल्स के अंदर है। समझ आ गया? तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब क्या होता है। हम ये तो रट लेते हैं कि भाई पार्ट इतने हैं, आर्टिकल कितने हैं, बट उनका मतलब क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो पार्ट्स का मतलब लाइक चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर क्या है, आर्टिकल्स हैं, और उन आर्टिकल एक्सप्लेनेशन किस में है, शेड्यूल के अंदर है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर का नाम है हमारा। फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स, दीज आर लाइक चैप्टर्स इन अ बुक। जैसा आपकी बुक्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ईच पार्ट इज डीलिंग विद पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 इज डीलिंग विद द यूनियन एंड its टेरिटरी। मैंने आपको बताया देश को बनाने के लिए एक ज्योग्राफी चाहिए ना, उसी की बात कर रहा है सबसे पहले, कि देश के अंदर कोई भी ताकत ऐसी ना हो जो हमारे देश को तोड़ सके। तो सबसे पहले डीलिंग किसके साथ में हो रही है, इसी के साथ हो रही है। उसके बाद में आ रहा है आर्टिकल, दीज आर द इनसाइड द पार्ट्स। चैप्टर हो गया, चैप्टर अंदर क्या है, आर्टिकल्स हैं। ईच पार्ट हैज मेनी आर्टिकल। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 हैज आर्टिकल 1 to 4। जब आप पार्ट की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे है। फिर 5 से 12 तक सिटीजनशिप है।
If any article has a capital alphabet, it is generally added by the constitutional amendment. अब constitutional amendment क्या होता है? amendment का मतलब होता है चेंज करना. जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैपिटल ए देखें, कैपिटल बी देखें, कैपिटल सी देखें, कैपिटल, उसका मतलब यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके उसको ऐड किया है. समझ आ गया? दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो साधारण कानून होते हैं. साधारण कानून को आप ऐसे ही खत्म कर सकते हो, ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर आपका होता है. समझ आ गया? वो हम आगे बात करेंगे. शेड्यूल क्या होता है? दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल्स. These are kept separately to reduce the bulkiness of the constitution. For example, the schedule 1 has list of state and union territories. समझ आ गया? यूनियन, स्टेट, टेरिटरीज. और ये क्या है? ज्योग्राफी का तो पार्ट है ना. हमारे कितने आप है? 28 क्या है अभी स्टेट्स हैं, और 8 क्या है? 8 या 9 क्या आप यूनियन टेरिटरी. अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है. हमने ये समझ लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? कुछ और भी तो काम हो सकता है. हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मिल जाएगा जो और किसी तरीके से नहीं मिला? उसके रीजंस हैं. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, चलिए इसी में बात करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दैट रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द नेशन. उसकी विचारधारा क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है, उसके बेसिस पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. उसका दूसरा, इसकी डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड. स्टेट का मतलब समझ गए यहाँ पे कौन सा है? 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो. ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने. इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना. ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है. और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का. साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं. ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है. बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स. ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है. 5 दिन का फ्री डेमो है, 5 दिन का फ्री डेमो. 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं. फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना. इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं. तो यूट्यूब पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए. इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन. जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे. तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं. और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है. ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी. शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें. डेमो है 5 दिन का. ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज. कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं. सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया क्या क्या खास है. ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं. ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए. ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना. तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है. ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है. जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है
ये अब -5,000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।